वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और तंजीमों में 70,000 मुंतखब अहलकारों को रोजगार मेले के तहत फराहम किए तकर्रुरीनामे। कहा वो रेड कार्ड नहीं बल्कि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं काम। खानदान परस्ती, अकरबा परवरी और मुल्क के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियों का तरीका है रेड कार्ड। समुद्री तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के साहिलों को अबूर करने का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में तैयारियों का लिया गया जायजा। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कच्छ की सूरत हाल का लिया जायजा। जयपुर में बीजेपी का रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज और सेक्रेटरिएट का घेराव करने की कोशिश। गहलोत हुकूमत के खिलाफ पेपर लीक, खराब अमन कानून, जंगल राज, बढ़ते जराइम के सिलसिले में शदीद एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कई कारकुनों को लिया हिरासत में। ट्विटर के साबिक CEO जैक डोरसी के इल्जामात का हुकूमत ने दिया जवाब। मवासलात की वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने डोरसी के इल्जामात को बताया झूठ। कहा डोरसी के दौर में ट्विटर कर रहा था आइन के खिलाफ वर्जी, गलत मालूमात को हवा देने में भी कर रहा था मदद। 2021 में मुजाहिरों के दौरान ट्विटर ने चलाई गलत मालूमात और कत्लेआम की जाली खबरें। भारत में डोरसी को ट्विटर से जाली मालूमात बताने में हो रही थी दुश्वारी, लेकिन अमेरिका में ऐसे वाकयात पर डोरसी ने खुद लिया इलेक्शन एक्शन। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के सरहदी इलाके डोबनार मेछल में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और PV सिंधु और HS प्रणॉय ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए किया जीत से आगाज। अपने अपने मैच जीतकर अगले राउंड में हुई दाखिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नौकरी मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 नौ मुंतखब मुलाजमीन को तकर्रुरीनामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुलाजमीन से खिताब भी किया। ये रोजगार मेले मुल्क भर में 43 मकामात पर मुनक्किद किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के साथ साथ रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तकर्रुरियाँ की गई हैं। नए मुलाजमीन को मुख्तलिफ महकमों में तैनात किया जाएगा। इन महकमा जात में मालियाती खदमात, डाक, स्कूली तालीम, आला तालीम, वजारत दिफा, महसूलात, वजारत सेहत, जौहरी तवानाई, वजारत रेलवे, महकमा ऑडिट एंड अकाउंट्स और वजारत दाखिला वगैरह शामिल हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी दोनों शोबों में मुलाजमतों के नए मौके मुसलसल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद खुद रोजगार के लिए भी आगे आ रही है। आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB
पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। वजीर आजम ने कहा कि आज भर्ती के अमल में शफाफियत है और ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था, और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत एक दहाई पहले की निस्बत ज्यादा मुस्तहकम, महफूज और मजबूत मुल्क है। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत हिंद की शनाख्त अपनी जुर्रतमंदाना फैसलों से होती है। आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि अकरबा परवरी करने वाली जमातों ने सरकारी मुलाजमतों में बदनवानी को फरोग देने के लिए काम किया है, लेकिन 2014 के बाद अकरबी परवरी खत्म हो रही है और शफाफियत भी आ रही है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में कुछ सियासी जमातों ने जबान की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का काम किया, लेकिन हमारी हुकूमत जबान के जरिए लोगों को रोजगार फराहम करने का काम कर रही है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने,
भारत सरकार आज जिस तरह मातृभाषा में भर्ती परीक्षा पर जोर दे रही है, एंट्रेंस एग्जाम पर जोर दे रही है, उसका भी सर्वाधिक लाभ मेरे देश के बेटे बेटियों को मिल रहा है, हमारे नौजवानों को हो रहा है। और अपोजिशन जमातों की बदउनवानी पर हमला करते हुए वजीर आजम ने कहा कि एक तरफ अकरबा परवरी करने वाली बदउनवान और मुल्क के नौजवानों को लूटने वाली जमातें हैं जिनका रास्ता रेड कार्ड है, जबकि हम नौजवानों के मुस्तकबिल को सेफ गार्ड करने में सरगर्म अमल हैं। आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी के भारतीय हुकूमत के ट्विटर को धमकी देने के इल्जाम को मुकम्मल तौर पर गलत बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी के दौर में ट्विटर भारतीय कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना कोई जेल गया और ना ही कोई छापा मारा गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में होने वाले मुजाहिरों के दौरान बहुत सी गलत मालूमात थी और यहाँ तक के कत्लेआम की खबरें भी थीं जो यकीनन गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत प्लेटफॉर्म से गलत मालूमात को दूर करने की पाबंद है, क्योंकि इसमें जाली खबरों की बुनियाद पर सूरत हाल को मजीद हवा देने की सलाहियत थी। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने जैक के दौर में भारत में अपने प्लेटफॉर्म से गलत मालूमात को नहीं हटाया था, जबकि उसने खुद ऐसा किया जब अमेरिका में ऐसे ही वाकयात पेश आए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां भारत में काम करने वाली तमाम कंपनियों के लिए वाज़ेह हैं। इंटरनेट को महफूज और काबिल एतमाद और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए उन्हें कवानीन की तामील को यकीनी बनाने की जरूरत है। Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. And it was in non-compliance several times during those 2 years. And it started applying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जैक डोर्सी के इल्जाम को सफेद झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि डोर्सी बरसों की नींद के बाद बेदार हुए और जब ट्विटर को किसी और ने खरीद लिया तो ट्विटर फाइल्स ने इंकशाफ किया कि इस प्लेटफॉर्म के साथ किसी तरह की ज्यादती की जा रही है। कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था।
और साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर पर भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि भारत में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का एहतराम किया जाना है, लेकिन उन्हें मुल्क के कानून पर अमल करना होगा। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। और बहराए अरब में उठने वाले समुद्री तूफान पर बिपरजॉय के असरात भारत में जाहिर होना शुरू हो गए हैं। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसकी वजह से मगरिब जुनूबी साहिली इलाकों में भी बारिश हो रही है। भारतीय महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा है कि बिपरजॉय इस वक्त पोरबंदर से 290 किलोमीटर और झकाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय के 15 जून की शाम तक झकाऊ बंदरगाह के करीब सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात और जुमे को दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय की वजह से हल्की बारिश की पेशगोई की है। तूफान के खतरे के पेश नज़र नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने 12 टीमें तैनात करी हैं। इमरजेंसी के लिए 15 टीमें तैयार रखी गई हैं। दूसरी जानिब बिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर तेज लहरें देखी गईं। पीर को जुहू के साहिल के करीब तेज लहरों की जद में आकर 5 नौजवान डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, जबकि वो अभी तक लापता हैं और 1 की मौत हो गई है। बिपरजॉय के हवाले से साहिली इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंच जाएगा। इसकी वजह से रेलवे ने 67 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। राजस्थान के कई इलाकों में 16 से 17 जून को जबरदस्त बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने बहराए अरब में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिपरजॉय की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में भी ऊंची लहरें उठ रही हैं, जहां लाइफ गार्ड्स तैयार खड़े हैं। साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में मालूमात देते हुए भारतीय महकमा मौसमियात IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि तूफान अब शुमाल की सिमत बढ़ रहा है। इसके बाद ये शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। अनुमान है ये और कुछ घंटे तक नियरली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से गति करेगा और इसके बाद स्पेशली 14th मॉर्निंग से ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा। जब ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा तब 15 तारीख सुबह ये सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी डायरेक्ट प्रभाव शुरू हो जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इसकी वजह से मुस्तकबिल में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और एडजन डिस्ट्रिक्ट जो है इसके ऊपर ज़्यादा असर होगा हेवी रेनफॉल से, विंड से और स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव से। जबकि अभी का विंड स्पीड 150 to 160 kmph है। जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph होगा, गस्टिंग टू 150 kmph, यानी स्लाइटली वीकनिंग होगा। और फिर भी ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल एक्सटेंसिव हो सकता है।
मुल्क का परचम बरदार मिशन चंद्रयान-3 तारीख रकम करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 12 से 19 जुलाई के दरमियान लॉन्च किया जाएगा। उस वक्त का इंतखाब इसलिए किया गया है कि ये वो वक्त है जिसके दौरान ईंधन के इस्तेमाल को बचाया जा सकता है। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हतमी तैयारियां जारी हैं जो इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगी। साथ ही इस लॉन्च के लिए रॉकेट 3 LVM इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि चंद्रयान श्री हरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के UR राव सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च पैड तक पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 के हार्डवेयर ढांचे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और सेंसर्स में बेहतरी लाई गई है ताकि आइंदा लॉन्च के दौरान किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में छापा मारा है। छापे में NIA ने अलहदगी पसंद मोहम्मद अकबर खांडे की श्रीनगर में मालूरा और शालटेंग में 2 जायदादें जब्त की। NIA ने कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कचवारी और बाघटपुरा गांव में भी दहशतगर्दी की फंडिंग केस में छापा मारा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर चेन्नई और कुरूर में बरसूख वजीर सेंथल बालाजी की सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा। सेंथल बालाजी के रिश्तेदारों की जायदादों और रिहाइशगाहों पर IT की छापे के बाद जो तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहा, ईडी अब उनकी तलाशी भी ले रही है। वाराणसी में G20 ममालिक के तरक्याती बुज़रा की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले G20 ममालिक के नुमाइंदों और अराकीन के एक ग्रुप ने आज ताकत के पहले मजहबी मकाम सारनाथ का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में G20 ममालिक के नुमाइंदों ने कदीम खंडरात यादगारों, धमेक स्तूप, मजहबी मकाम और म्यूज़ियम का दौरा किया। नाज़रीन, योगा का एक आसन ऐसा है जिसके बाकायदा मश्क से कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी और सर्वाइकल जैसे मसाइल से राहत मिलती है। इसके साथ साथ तौलीदी आज़ा से मुतालिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इस आसन का नाम है बिलाव आसन। कैसे करते हैं इस आसन को, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रजनन अंगों को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे पुरुषों के, दोनों ही स्थिति में बिलाव आसन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसका नियमित अभ्यास हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फिर चाहे वो लो स्पर्म काउंट है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो कंसीव न कर पाना है, चाहे वो PCOS, PCOD है, इवन हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी बिलाव आसन के नियमित अभ्यास से ठीक होता है। कैसे करते हैं बिलाव आसन, इसको अच्छे से समझिए। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि हमें अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए योगमय जीवन भी जीना है। और योगमय जीवन के साथ साथ योगमय आहार यानी सात्विक जीवन शैली, सात्विक आहार, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक पूरी की पूरी संपूर्ण जीवन शैली है और योग को हमें जीवन शैली के रूप में समग्रता में ही अपनाना है। बिलाव आसन के लिए हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो क्रॉलिंग करते थे ना, बस वही स्थिति हमें ले लेनी है, क्रॉलिंग वाली, यानी कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर और दोनों पंजे जमीन पर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ से सांस भरते हुए कमर को अंदर नीचे की ओर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को भी ऊंचा उठाना। कंप्लीट इनहेलेशन, पूरा कमर का आर्क बन चुका है। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे, गर्दन को भी आगे लटका देंगे और कमर को गोल कर लेंगे। Inhale, exhale.
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस छोड़ेंगे तो स्वतः मूल बंध लग जाएगा, यानी आपकी गुदा पूरी तरह से संकुचित हो जाएगी और फिर यहीं से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बिलावासन का अभ्यास आप कम से कम 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप इसको 3 रिपीटिशंस तक भी ले सकते हैं। बिलाव आसन करते समय मूल बंध स्वतः लग जाता है, यानी हमारा जो एनस है, जो गुदा है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप बिलाव आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और योगा के बाद खेल की खबरें। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय ने जीत के साथ शुरुआत की है। प्रणॉय ने पहले राउंड के मैच में जापान के केंता निशिमोतो को 21-16, 21-14 से हराया। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने भी पहले राउंड में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया को 21-19, 21-15 से शिकस्त दी। भारतीय टीम जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ये इत्तला दी है। वेस्टइंडीज के इस दौरे पर भारतीय टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी। 12 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज डोमिनिका में शुरू होगी। दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से त्रिनिदाद में खेला जाएगा और साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 जुलाई और दूसरा वनडे 29 जुलाई को बारबेडोस में खेला जाएगा, जबकि तीसरा वनडे 1 अगस्त को त्रिनिदाद में खेला जाएगा। साथ ही टी20 सीरीज का आगाज 3 अगस्त से होगा। दूसरा मैच 6 अगस्त, तीसरा 8 अगस्त, चौथा मैच 12 अगस्त और 5वां टी20 मैच 13 अगस्त को खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।